टैग्ड बाय जेम्स डेविस। इलाज में फर्क साइकेट्रिस्ट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि नए मैनुअल वाले साइकेट्रिस्ट के लिए भी महंगी रिसर्च फैसिलिटी और काबिल डॉक्टर के अलावा साइकाइट्रिक मेडिसिन साइंस से ज़्यादा रिलीजन है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों और एडवर्टाइजिंग के लिए खर्च किए गए पैसों की मदद से साइकाइट्री एक ऐसा यकीन बन चुकी है जिस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। हकीकत में साइकेट्री अजीब नज़रिए और असम्पशन से भरी हुई है। इन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक डेटा में से कुछ तो हाल के हैं। इनमें से ज़्यादातर मेंटल पेशेंट को लेकर हमारे परसेप्शन पर नेगेटिव असर डालते हैं, साथ ही मेंटल पेशेंट के मन पर भी। आगे आप जानेंगे मेंटल हेल्थ सर्विस इतनी तरक्की पर साइकाइट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर पहुंची है और इसका मकसद मरीजों का इलाज करना नहीं बल्कि पैसे बनाना रहा है। अच्छी बात यह है कि चंद काम करके हम साइकाइट्री को सिर्फ फार्मा कंपनियों के लिए नहीं बल्कि पेशेंट के लिए भी फायदेमंद बना सकते हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि क्यों नीली दवाइयाँ लाल दवाइयों से अलग असर करती हैं, क्यों सबसे फेमस साइकाइट्री हैंडबुक से होमोसेक्सुअलिटी हटा दी गई थी, और अगर आप अपनी क्लास में सबसे छोटे हैं तो आपको ADHD होने के चांसेस ज्यादा क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अगर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं कि आपकी दिक्कतों का हल साइकेट्रिस्ट के पास ही है? सीधी बात यह है कि आप श्योर हो ही नहीं सकते। साइकाइट्रिक कंडीशन के इलाज का प्रोसेस हमारी सोच से ज्यादा सब्जेक्टिव है। ये साइकेट्रिस्ट के मेंटल स्टेट से लेकर उसकी लोकेशन तक पर डिपेंड करता है। डॉक्टर डेविड रोजनमैन द्वारा कंडक्ट की गई एक स्टडी इंडिविजुअल डायग्नोसिस के नतीजों को पेश करती है। उन्होंने 8 एकेडमिक्स को अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा। इन 8 ने साइकेट्रिस्ट को एक ही मर्ज बताया कि उनके कान में थर्ड की एक आवाज सुनाई देती है, बाकी सब नॉर्मल है। उनमें से सभी का तरह तरह के मेंटल डिसऑर्डर के लिए इलाज किया गया और उन्हें हैवी एंटीसाइकोटिक दवाइयां प्रिस्क्राइब की गईं। उनमें से काफी लोगों को हफ्तों के लिए अस्पताल में रखा गया, उनके ये बताने के बावजूद कि वो एक स्टडी का हिस्सा हैं। ये स्टडी बताती है कि एक ही पेशेंट और एक ही बीमारी के इलाज के लिए दुनिया भर के साइकेट्रिस्ट में सिर्फ 32 से 42% ही आम सहमति होती है। मतलब ज्यादातर डॉक्टर एक ही पेशेंट और एक ही मर्ज के लिए अलग अलग इलाज करते हैं। हालांकि ये सिमिलैरिटीज एरिया बेस्ड भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देशों के आधार पर इन इलाज की ट्रेंड को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि यूरोप के साइकेट्रिस्ट के कंपैरिजन में अमेरिका और रशिया के डॉक्टरों द्वारा एक जैसा इलाज देने की पॉसिबिलिटी डबल है। मतलब यूएस और रशिया के साइकेट्रिस्ट अपने मरीज के मेंटल हेल्थ का इलाज सिजोफ्रेनिया के तौर पर करते हैं, जबकि वही बीमारी के लिए यूरोप के साइकेट्रिस्ट का इलाज करने का तरीका अलग है। साइकोलॉजिस्ट द्वारा DSM यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में मेंटल डिसऑर्डर के इलाज को स्टैंडर्डाइज करने के बावजूद ये फर्क आता है। DSM में हर तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर मौजूद हैं और 1952 में अपनी पहली पब्लिकेशन के बाद वक्त वक्त पर इनमें बदलाव होता रहा है। हालांकि DSM में मौजूद स्टैंडर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च पर नहीं बल्कि साइकेट्रिस्ट की आपसी सहमति पर बेस्ड है। मिसाल के तौर पर DSM के दूसरे पब्लिकेशन में होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिजीज के तौर पर जगह दी गई थी। ये 1970 के दौरान हुए गे राइट्स मूवमेंट के बाद बदला, जब साइकेट्रिस्ट ने तीसरे एडिशन से होमोसेक्सुअलिटी को हटाने के लिए वोट किया। दूसरी मेडिकल साइंस से अलग, जहां डॉक्टर मरीज का पैर टूट जाने पर एक्सरे के जरिए एक जैसा इलाज करते हैं, साइकेट्रिस्ट मरीजों का इलाज आम सहमति से नहीं करते। मतलब ज्यादा साइकेट्रिस्ट एक ही मर्ज का अलग अलग इलाज करते हैं। DSM का डेवलपमेंट बेसिक साइंटिफिक रूल्स को तोड़ना है। ये जानकर ही साइकेट्रिस्ट इलाज के लिए एक मैनुअल का इस्तेमाल करते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर ये मैनुअल बनता कैसे है। DSM का मैनुअल बनाते वक्त साइकेट्रिस्ट एक छोटा सा ग्रुप जिसे टास्क फोर्स कहते हैं, वो इस बात का फैसला लेता है कि क्या चीजें मैनुअल के अंदर जाएंगी और क्या नहीं। ये इतना गलत है कि मैनुअल वोट के आधार पर बनाया जाता है, और उससे भी ज्यादा गलत है कि इस ग्रुप में बहुत कम लोग ही शामिल होते हैं। वोटिंग करके किसी चीज पर हामी भरना और किसी चीज को निकाल देना ऑब्जेक्टिव साइंस का हिस्सा नहीं है। साइंटिफिक असम्पशन में पर्सनल बिलीफ, ख्याल या उम्मीद की कोई जगह नहीं होती है।
इसका फैसला सबूतों के आधार पर होता है। जिस तरीके से डीएसएम में वोटिंग होती है, ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को बर्बाद कर सकता है। हैरत की बात है कि मैनुअल बनाने के दौरान टास्क फोर्स एविडेंस बेस्ड अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करती। इसके बजाय फैसला अपने पर्सनल ओपिनियन और टास्क फोर्स के पावरफुल मेंबर के वॉइसेस के आधार पर लिया जाता है। 2 बार डीएसएम एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा रही साइकोलॉजिस्ट रेनी गारफिंकेल का कहना है कि मैनुअल कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं जैसे दोस्तों का एक ग्रुप इस बात का फैसला ले रहा हो कि डिनर पर जाना है या नहीं। सिर्फ डिसीजन प्रोसेस ही नहीं बल्कि मेंटल डिसऑर्डर के लिए किए जाने वाले रिसर्च में भी भरपूर मेथोडोलॉजिकल खामियां हैं। एसडीपीडी यानी सेल्फ डिफीटिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी डीएसएम में सिर्फ 2 साइंटिफिक आर्टिकल के आधार पर शामिल की गई थी। इन दोनों ही आर्टिकल में मेथोडोलॉजिकल कमियां थीं और जब सवाल किया गया कि एसडीपीडी नए डीएसएम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, तो सिर्फ 11% ने ही इसका जवाब हाँ में दिया। मैथोडोलॉजिकल कमियों और साइकेट्रिस्ट के रूखे जवाब के बावजूद डीएसएम टास्क फोर्स के लीडर डॉक्टर रॉबर्ट स्पिंजर ने एसडीपीडी को शामिल करने पर जोर दिया क्योंकि उनको ये सही लगता था। बाद में ऑथर के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात मानी कि DSM-5 में नए डिसऑर्डर को शामिल करने के लिए रिसर्च पूरी नहीं थी। डीएसएम के इतने फिल्मी होने के बावजूद आज भी ये साइकेट्रिस्ट डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टैंडर्ड बनी हुई है। नए मेंटल डिसऑर्डर के इंटीग्रेशन और डीएसएम के गलत इस्तेमाल की वजह से लोगों का मेडिकलाइजेशन हो रहा है। डीएसएम मैनुअल बनाने के तरीके के एक नतीजे की वजह से साइकेट्रिस्ट कंडीशन के इलाज में बहुत बदलाव आया है। डीएसएम में नई बीमारियों के शामिल होने के बाद मेडिकलाइजेशन तेजी से बढ़ा है। मतलब इलाज के लायक मेंटल डिसऑर्डर की तादाद बढ़ गई थी। आंकड़ों से समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका के 26.2% लोग पर्टिकुलर साल में डीएसएम में शामिल किए गए किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। 1950 में यह आंकड़ा 1% का था और 20वीं सदी की शुरुआत में 0.1% से भी कम। जितना ज्यादा बीमारियां डीएसएम मैनुअल में शामिल की जाती हैं, उतना ही ज्यादा सेहतमंद लोगों का किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर का इलाज भी किया जाता है। उससे भी ज्यादा है, साइकेट्रिस्ट सारी बातें जानने और कॉन्टेक्ट्स समझने के बजाय सिर्फ मैनुअल में लिखे सिस्टम के आधार पर ही इलाज करते हैं। 2011 में रिलीज की गई कैनेडियन स्कूल के बच्चों पर हुई स्टडी के आंकड़ों के मुताबिक साल के आखिर में पैदा होने वाले बच्चों में ADHD यानी अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के चांसेस साल की शुरुआत में पैदा होने वाले बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा थे। ऐसा क्यों? स्कूल के कट ऑफ डे के मुताबिक साल के आखिर में पैदा होने वाले बच्चे अपनी क्लास में छोटे होते हैं। साल के दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में उनका बचकाना रवैया ADHD के सिम्टम्स के तौर पर देखा गया। इसमें हैरत नहीं है कि बीमारों की तादाद और इलाज के तरीकों की तादाद आपस में जुड़े हुए हैं। मेंटल हेल्थ मामलों का सबसे कॉमन इलाज दवाइयां हैं। मिसाल के तौर पर एंटी डिप्रेसेंट काफी तादाद में प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जबकि ऐसा सबूत नहीं है जो इसे कारगर साबित करता हो। जब साइकोलॉजिस्ट इरविन क्रिच ने ये एग्जामाइन किया कि एंटी डिप्रेसेंट कितनी कारगर है, तो उन्हें पता चला कि ये दवाइयां शुगर पिल जैसी प्लेसिबो से ज्यादा कारगर नहीं है। फिर भी हर साल एंटी डिप्रेसेंट का प्रिस्क्रिप्शन और इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। 2010 में 235 मिलियन प्रिस्क्रिप्शन के साथ अमेरिका 1986 के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगले लेसन में हम उन फार्मा कंपनियों के काम करने का तरीका जानेंगे जो इलाज के लिए दवाइयां बनाती हैं। बिग फार्मा। मेडिकलाइजेशन को जस्टिफाई करने के लिए बिग फार्मा केमिकल इम्बैलेंस का इस्तेमाल करती हैं। मेडिकलाइजेशन यानी ज्यादा तादाद में लोगों का इलाज करना, चाहे वो सेहतमंद ही क्यों ना हो। डीएसएम और साइकेट्रिक डायग्नोसिस के साथ साइकेट्रिक दवाइयों पर भी फार्मा कंपनियों का असर रहता है। इन्हें बिग फार्मा कहा जाता है। 1980 में फार्मा कंपनियों पर मेंटल हेल्थ से जुड़ी दवाइयां री इन्वेंट करने का दबाव बनाया गया। इससे पहले लोग इन दवाइयों को कोई मेडिकल प्रोडक्ट नहीं बल्कि माइंड अल्टरिंग समझते थे। इसका सामना करने और अपनी दवाइयों की बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी को प्रमोट किया। इस थ्योरी के तहत सभी साइकेट्रिक प्रॉब्लम को दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स की इम्बैलेंस से यानी दिमाग में एक तरह के केमिकल इम्बैलेंस का नतीजा बताया गया। मिसाल के तौर पर ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन की एंटी स्मोकिंग दवा ज़ाइबन की मार्केटिंग कुछ इस तरह से की गई थी।
ज़ायबन स्मोकिंग छोड़ने में न्यूरोकेमिकली आपकी मदद करता है। मतलब ये दवा आपके दिमाग के उस हिस्से पर असर करती है जो सिगरेट से एडिक्टेड है। हमें अक्सर बताया जाता है कि एंटी डिप्रेसेंट खास तौर पर SSRI यानी सेरोटोनिन स्पेसिफिक र्यूपचेक इनहिबिटर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को मैनिपुलेट करके हमारे केमिकल इम्बैलेंस को सही कर देता है। लेकिन अगर हम आज की साइकेट्रिक दवाइयों को समझना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग के कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को समझना होगा। ब्रेन कम्युनिकेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए काम करता है जो इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के बाद ये न्यूरॉन अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं और नई ट्रांसमिशन का इंतजार करने लगते हैं। SSRIs न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिटर्न ट्रिप पर असर डालती है। ये दवाइयाँ साइनेप्सिस में ठहरकर न्यूरॉन्स को लंबे वक्त के लिए एक्टिवेट कर देती हैं और इसी को थ्योरी में केमिकल इम्बैलेंस का सही किया जाना कहा जाता है। केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी के मुताबिक लोगों में न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का लेवल कम होता है, जिसके मुताबिक प्रोजेक जैसी एंटी डिप्रेसेंट लेने से साइनेप्सिस में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। नतीजतन केमिकल इम्बैलेंस स्टेबल हो जाता है। जल्द ही आप जानेंगे कि ये सच नहीं है। केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी बहुत कंक्लूसिव नहीं है। फार्मा कंपनीज चाहती हैं कि आप सोचें कि दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस की वजह और सिम्टम्स को कम करने के लिए केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी सब कुछ करती है। इतनी मार्केटिंग होने के बावजूद केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी में कुछ कमियां हैं। सबसे पहले तो ये कि कोई भी स्टडी ये प्रूफ नहीं कर सकती कि वो डिप्रेस्ड दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस को पूरी और एकदम से सही तरीके से मेजर कर सकती है, क्योंकि इस फील्ड की रिसर्च में कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास है। इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि डिप्रेशन के शिकार इंसान के अंदर किसी न्यूरोट्रांसमीटर्स की तादाद कम या ज्यादा है। साइकेट्रिक के डॉक्टर डेविड केसर इसे बेहतरीन तरीके से बताते हैं। मरीजों का केमिकल इम्बैलेंस का इलाज किया जा रहा है, जबकि इसे साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है और असल केमिकल इम्बैलेंस कैसे होता है इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इससे भी ज्यादा ये मेंटल डिसऑर्डर की बायोलॉजिकल वजह इसे एक्सप्लेन करने के लिए काफी नहीं है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट कैरल बर्नस्टीन के मुताबिक हमें अब भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बायोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर में क्या नाता है। डेविड ऑक्स और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA के बीच चलने वाले लंबे केस को ले लीजिए। 1970 में APA ने गलती से ऑक्स का स्क्रीजोफेनिया का इलाज कर दिया था। उन्हें स्ट्रॉन्ग एंटीसाइकोटिक दवाइयां दी गईं और साइकेट्रिक वार्ड में भी रखा गया। शुरुआत में APA ने मेंटल इलनेस की वजह से एंटीसाइकोटिक दवाइयों को जरूरी बताया, लेकिन 2003 में माना गया कि मेंटल डिसऑर्डर में बीमारियों से रिलेटेड कोई घाव या जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी फैक्ट एंड फाइंडिंग इंक्वायरिंग डिप्रेशन नाम की अपनी रिपोर्ट में माना कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह अलग अलग होती हैं। डिप्रेशन खुद को अलग अलग सोशल, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में मैनिफेस्ट यानी जाहिर कर सकता है। हालांकि जेनेटिक फैक्टर की वजह से होने वाली हंटिंगटन जैसी बीमारी एक्सपेशन है। किसी भी फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री की वजह बायोलॉजिकल से ज्यादा फैमिली एनवायरनमेंट से जुड़ी है, लेकिन असल वजह यानी फैमिली एनवायरनमेंट को जिम्मेदार ठहराने से फार्मा कंपनियों को फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो केमिकल इम्बैलेंस का राग अलापती रहती हैं। दवाइयों, खास करके एंटी डिप्रेसेंट को लेकर साइकेट्रिस्ट का नजरिया पूरी तरह से गलत है। एंटी डिप्रेसेंट उतनी कारगर नहीं है जितना केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी बताती है। ये हमारे दिमाग को रीसेट नहीं करती बल्कि बदल देती हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी को देखिए। इस स्टडी में बताया गया कि SSRIs जैसी एंटी डिप्रेसेंट सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को सही नहीं करती, बल्कि दवाइयां लेने वालों के अंदर इमोशंस घटते जा रहे हैं, खासकर खुशियां, प्यार और एक्साइटमेंट जैसे पॉजिटिव इमोशंस। साथ ही ऐसे लोग अपने आसपास के माहौल से खुद को इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली इम्पोर्टेंट चीजों की भी परवाह नहीं करते। एंटी डिप्रेसेंट लेने वाले अपनी पर्सनालिटी में बदलाव नोटिस करते हैं, वो अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। इस तरह से तो एंटी डिप्रेसेंट अल्कोहल का काम करती है। लोग अपनी प्रॉब्लम भूलने के लिए ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो लंबे वक्त के लिए उनकी मदद नहीं करती। ये बस पीने वाले का जहन चेंज कर देती है और वो अपनी प्रॉब्लम को हल किए बगैर उसकी फिक्र से कुछ देर के लिए बाहर आते हैं।
कई हद तक ये दवाइयाँ हमारी उम्मीद और यकीन के हिसाब से कारगर होती हैं। एक स्टडी में कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप को दो अलग अलग तरह की दवाइयाँ लेने के लिए कहा गया, एक नीली और एक लाल। एक ट्रैंक्विलाइजर थी और दूसरी सिम्युलेंट। लेकिन उन स्टूडेंट को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि कौन सी क्या है। जब उन्होंने दवाइयों का असर साझा किया तो ज्यादातर का कहना था कि लाल वाली सिम्युलेंट और नीली वाली ट्रैंक्विलाइजर दोनों ही गोलियों में एक ही चीज थी, शुगर। तो फर्क कहाँ था? दरअसल दवाइयों के कलर के हिसाब से पार्टिसिपेंट ने लाल को सिमुलेंट समझ लिया और नीले को रिलैक्सिंग, और उनका यही परसेप्शन असरदार रहा। और इसी परसेप्शन का इस्तेमाल ड्रग कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट में करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी दवाइयां असरदार हैं या नहीं, वो बस ज्यादा से ज्यादा प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। एक बड़ी फार्मा कंपनी के कंसल्टेंट के मुताबिक ड्रग कंपनियां दवाइयों से होने वाले असर के बारे में बताने के बजाय सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट बढ़ाने के लिए कंज्यूमर्स के दिमाग में एक्सपेक्टेशंस भरती रहती हैं। फार्मा कंपनियों के पास जितनी ज्यादा मैनिपुलेटिव पावर है उतने ही गहरे इनके खजाने हैं। एक सिंपल सवाल है, साइकेट्रिक दवाइयों के फेवर में कोई सबूत न होने के बावजूद इतनी तेजी से इसकी प्रिस्क्रिप्शन कैसे बढ़ रही है? इसका जवाब जरा खौफनाक है। फार्मा कंपनियों ने कुछ रिसर्च के नतीजे इसीलिए दबा दिए क्योंकि वो पॉजिटिव नतीजों को ऊपर रखना चाहते थे। एक एग्जाम्पल ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन पर लगे फाइन का है। 2004 में कंपनी पर $2.5 मिलियन का फाइन लगा था क्योंकि कंपनी ने एक गलत रिसर्च के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड किया था। कैसे? उन्होंने ऐसी कोई भी स्टडी पब्लिश नहीं की जिसका रिजल्ट मिक्स्ड या नेगेटिव था। कुछ स्टडी में ये साबित हुआ था कि कंपनी की पैक्सिल सेरोक्सेड जैसी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां प्लेसिबो से भी कम असरदार हैं। दूसरा ये कि बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा यूनिवर्सिटी और रिसर्च एकेडमी को दिया गया डोनेशन उनकी इमेज को बेहतर करने में मददगार होता है। हम इन पैसों का असर आंकड़ों के जरिए समझते हैं। यूके में लगभग 90% साइकाट्रिक रिसर्च की फंडिंग फार्मा कंपनियों द्वारा होती है। ये कंपनियां डॉक्टर और प्रोफेसर पर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं जो इस इंडस्ट्री में पावरफुल होते हैं। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि DSM के चौथे एडिशन को बनाने वाली टास्क फोर्स के 56% मेंबर्स का फार्मा कंपनी के साथ पैसों का लेन देन था, जिसमें से 88% लोग इलाज के तरीकों पर फैसला लेने की कैटेगरी में शामिल थे, जैसे कि मूड स्विंग डिसऑर्डर या दूसरी बीमारियां जिनमें इलाज का मेन तरीका दवाइयां ही होती हैं। फार्मा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली टेक्निक्स में तीसरा तरीका एडवर्टाइजमेंट है। वो रिसर्च के बजाय बढ़िया एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा फोकस करती हैं। 2000 के मिडिल में साइकेट्रिक ड्रग कंपनियों ने सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 2.6 मिलियन यूरो खर्च किए थे। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के फॉर्मर एडिटर के मुताबिक दवाइयों के प्रमोशन में काम करने वाले लोगों की तादाद 1994 से 2004 के बीच 59% बढ़ी है, जबकि रिसर्च करने वालों की तादाद में कमी आई है। तो हम दवाइयों से पैसों की ये गठजोड़ कैसे अलग कर सकते हैं? 2013 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान फिजिशियन पेमेंट सनशाइन एक्ट के जरिए इस डायरेक्शन में बेहतर कदम उठाने की कोशिश की गई थी, जिसके तहत सभी फार्मा कंपनियों को उनके रिसर्च और फंडिंग पब्लिश करने के लिए कहा गया था। हालांकि यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने फार्मा कंपनियों में ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं की थी। हमारी सेहत से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए साइकाइट्री सोशल मिथ का इस्तेमाल करती है। ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान साइकोलॉजिस्ट ने जिंदगी के मायने और मौत के बाद जिंदगी से जुड़े बहुत सवाल किए हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे मिथ को जन्म दिया है। हमें सेहत से जुड़ी दिक्कतें क्यों होती हैं और हम कैसे सही हो सकते हैं जैसे सवाल करते हैं, तो हम अपनी हेल्थ से जुड़ी मिथ खुद क्रिएट करते हैं। आज की साइकाइट्रिक डिसऑर्डर को सिर्फ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तहत ही समझा पाती है, जबकि इसे कई तरीके से समझा जा सकता है। ये मेंटल सफरिंग के लिए साइकोलॉजी द्वारा पेश किए गए बायोसाइको सोशल मॉडल से उलट है, जो बताती है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह बायोलॉजिकल यानी जेनेटिक साइकोलॉजी यानी ट्रॉमा वगैरह और सोशल यानी एनवायरमेंटल होती है। साइंटिस्ट और थेरेपिस्ट को मरीज को बेहतर इलाज देने के लिए इन सभी वजहों को एनालाइज और ट्रीट करना चाहिए। हालांकि बायोमेडिकल, जो कि साइकाइट्रिक प्रॉब्लम के पीछे सिर्फ बायोलॉजिकल वजहों को ही तरजीह देता है, वही प्रॉब्लम है। हम इसे दवाइयों के बढ़ते प्रिस्क्रिप्शन, सोशल इंटरवेंशन में कमी और लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी के खत्म हो जाने में देख सकते हैं।
पहले जमाने की तरह ही जब मिथ हमारे मन में घर कर लेता है तो हम किसी भी तरह के एक्सप्लेनेशन पर कोई सवाल नहीं करते। इसका गहरा असर मेंटल हेल्थ से जुड़ा इलाज करवाने वालों पर हुआ है। जब साइकाट्रिक डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों को साइकाट्रिक बीमार कह देते हैं तो उनकी तरफ सोसाइटी का नजरिया बदल जाता है। ऑबर्न यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को ब्रेन डिसऑर्डर का शिकार समझा जाता है उनका ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल और सोशल डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों के कंपैरिजन में हार्श तरीके से होता है। क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि उनका सारा फोकस बायोलॉजी से जुड़ी मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी पर होता है। वेस्टर्न साइकाइट्री अपनी नुकसानदायक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही हैं। पैसों की भूखी फार्मा कंपनियां दूसरे देशों के साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट के तरीकों में दखलंदाजी करके अपनी पहुंच दुनिया भर में फैला रही हैं। हर मुल्क का अपना कल्चर और सिस्टम पूल होता है जिसकी वजह से वहां के लोगों में कल्चर से जुड़े डिसऑर्डर भी होते हैं। मिसाल के तौर पर साउथ एशिया के लोग कोरो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि उनके जेनिटल्स पूरी बॉडी में फैल रहे हैं, जबकि कनाडा के लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि पिछले कुछ दशकों में फार्मा कंपनियों ने इन जगहों का सिम्टम पूल बदलकर वहां पर अपनी दवाइयां एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। नतीजतन गैर पश्चिमी मुल्कों में वेस्टर्न कंट्रीज जैसे डिसऑर्डर की बाढ़ सी आ गई है। मिसाल के तौर पर 1994 में हांगकांग में 14 साल की बच्ची के खाना न खाकर अपनी जान ले लेने से पहले एनोरेक्सिया का कोई मामला नहीं था। नतीजतन इस नए डिसऑर्डर की खूब मीडिया कवरेज हुई। इससे पहले एनोरेक्सिया के केसेस सिर्फ वेस्ट में ही सामने आते थे। उसके बाद हांगकांग में इस डिसऑर्डर के मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी। आखिर अचानक से ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब इतना सा है कि नए डिसऑर्डर की जानकारी ने लोगों को अपने अंदर पहले से मौजूद तकलीफ को एक्सप्रेस करने का एक नया तरीका दे दिया था। हांगकांग जैसे केसेस ने फार्मा कंपनियों को कल्चरल बेस्ड डिसऑर्डर की जानकारियां इकट्ठा करने की वजह दे दी ताकि वो उसी हिसाब से अपनी दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट कर सके। फॉर एग्जांपल 1990 में अर्जेंटीना की इकोनॉमी के कोलैप्शन के वक्त अर्जेंटीना की कंपनी गैटर मल्टीनेशनल ड्रग प्रोड्यूसर एली लिली के साथ कंपटीशन में थी। गैटर ने दुनिया भर के डाउनट्रोडेड लोगों की इमेज को डिप्रेशन से जोड़ा। अर्जेंटीना के लोगों की मेन शिकायत ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट करके मार्केट जीत ली थी। नतीजतन उनकी एंटी डिप्रेसेंट ज्यादा सक्सेसफुल रही। आज ड्रग कंपनियां दुनिया भर के लोगों को बुलाकर उनसे एक ही सवाल का जवाब चाहती हैं, कैसे हम लोगों को ये बता सकते हैं कि ये दवाइयां लेने से उनकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। साइकेट्री को अपना स्टैंडर्ड बदलकर अपने आप को साइंटिफिक पैरामीटर पर खरा साबित करना होगा। इतना सब कुछ जानने के बाद दोबारा साइकेट्री के पास जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ साइकेट्रिस्ट स्टैंडर्ड को बदलने के लिए काम कर रहे हैं जो हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए एक तरीका इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट के बारे में सब कुछ जानकर उसके मर्ज के हिसाब से इलाज किया जाता है, पहले से डिसाइड किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से। इस तरीके का ट्रीटमेंट प्लान किसी मॉडल के बिना नहीं होता। जैसे कि नेशनल हेल्थ सर्विस के डॉक्टर समी तमीमी बताते हैं, ADHD का बिना दवाइयों के इलाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है। यहाँ पर बिना दवाइयों के इलाज का मतलब है कि किस सिम्टम के लिए कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, इसका पहले से लिखा गया मॉडल फॉलो नहीं किया जाता है। इसमें उस सोशल कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा तरजीह दी जाती है जिसमें बीमारियां पनपी हैं। पहले के डिसाइडेड तरीके से जिन पेशेंट्स का इलाज नहीं हुआ उन्हें साइकेट्रिक दवाइयां भी दी गईं और डिसाइडेड स्टैंडर्ड के तहत इलाज किए जाने वाले पेशेंट के कंपैरिजन में वो कम एडमिट हुए और जल्दी ठीक हुए। डॉक्टर तमीमी के एग्जाम्पल से साफ है कि इलाज के तरीके को बदलने का मतलब साइकेट्रिक दवाइयों को नकारना नहीं बल्कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में बैलेंस लाना है। इलाज के मैनुअल और दवाइयों के बजाय लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना और उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरे तरीके भी हैं जिनके जरिए साइकेट्रिस्ट मौजूद स्टैंडर्ड को बदल सकते हैं। साइकेट्री को साइंस के तौर पर सामने आना चाहिए और इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। दूसरा ये कि फार्मा कंपनियों और रिसर्चर्स के आपसी रिश्ते को रेगुलेट करने की जरूरत है। साइकेट्री के बच्चों को प्री डिसाइडेड पैरामीटर के सामने हेल्दी क्रिटिक क्वेश्चन रखना सिखाया जाना चाहिए। ऑथर का मानना है कि इन तीनों चीजों का होना मुश्किल है, लेकिन एक चौथी चीज है जो कि की जा सकती है। हमें आम लोगों को साइकेट्री के फील्ड में हो रहे खेल को लेकर जागरूक करना होगा क्योंकि ये मौजूदा तरीके को बदलने में कारगर साबित हो सकता है।
जब लोगों को मेंटल डिसऑर्डर की यूनिकनेस और बड़ी फार्मा कंपनियों की जालसाजियों का पता चलेगा तो मुमकिन है कि वो मुहैया किए गए बेहतर ऑप्शन को चुने। कुल मिलाकर साइकेट्रिक डायग्नोसिस साइंटिफिक से ज्यादा सब्जेक्टिव है। रिसर्च में कमियां, बड़ी कंपनियों का लालच और साइकेट्री में बेहतर तरीके को न अपनाया जाना लोगों में ओवर मेडिकेशन और ओवर डायग्नोसिस की वजह है। क्या करें? अपनी मेंटल प्रॉब्लम के लिए दवाइयां लेने से पहले 2 बार सोचिए। मेंटल डिसऑर्डर उतनी सिंपल चीज नहीं है जितना फार्मा कंपनियां और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आपको बताते हैं। साइकेट्रिक प्रॉब्लम थोड़े से एडजस्टमेंट से ठीक हो जाने वाले केमिकल इम्बैलेंस से कहीं बड़ी चीज है। ज्यादातर केसेस में आपकी दवाइयों से आपको नहीं बल्कि फार्मा कंपनियों को फायदा होता है।